स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीजो क्लासेज और मैं आपका गुरु सत्यवीर। आज के इस वीडियो से बेटा आप जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे 12th फिजिक्स का, उसका एक नया पोर्शन, एक तरह से देखिए बिल्कुल नए तरह का चैप्टर यहाँ से शुरू होने जा रहा है। एक अलग पार्ट आपका यहाँ से शुरू होने जा रहा है। जी हाँ, एक बिल्कुल अलग तरह से यानी न्यू चैप्टर मान के सकते आप यहाँ से शुरू होने जा रहा है। तो उसी में जो आपका फर्स्ट टॉपिक मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ अभी, आप ध्यान से देखिए, वो है एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर एक छोटा सा टॉपिक, बट इसका यूजेज कितना ज़्यादा है आगे आगे चैप्टर्स में आप देखेंगे। आने वाले जो अगले हेडिंग्स में आप देखेंगे, आने वाले टॉपिक्स में देखेंगे। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका एरिया वेक्टर। ओके, तो एरिया वेक्टर है क्या? देखिए, एरिया जो होता है स्केलर होता है। एरिया क्या होता है बेटा? स्केलर होता है। और अभी हम क्या कह रहे हैं आपको? एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर कैसे बन गया? देखो बेटा, कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें एरिया को हमें वेक्टर मानना पड़ता है, यानी वेक्टर हमने कंसीडर करना पड़ता है किसको? एरिया को। तो जब भी हम कभी एरिया को हम वेक्टर कंसीडर करते हैं तब हम उसे क्या कहते हैं? एरिया वेक्टर। और ये कैसे होता है कि जैसे सपोज करिए ये कोई भी एरिया बेटा, ये कोई भी एरिया है। ओके, तो ये जो एरिया है, इस एरिया के परपेंडिकुलर, कैसे बेटा? इस एरिया के परपेंडिकुलर, यानी इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, इसका जो आपका सरफेस होगा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर हम क्या करते हैं? एक वेक्टर लेते हैं। कैसे लेते हैं बेटा? इसके परपेंडिकुलर एक वेक्टर लेते हैं, इसके सरफेस के। और ये जो इसकी लेंथ है, देखिए बेटा, ये जो इसकी लेंथ है, ये रिप्रेजेंट करती है मैग्नीट्यूड। ये रिप्रेजेंट करती है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। यानी ये जो एरिया जितना बड़ा होगा, ये जो इसका एरिया है, ये जितना बड़ा होगा, ये जो इसकी लेंथ है वेक्टर की, ये उतनी ही बड़ी होगी। यानी इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेंगे हम इसकी टेल से। और ये जो इसका हेड है बेटा, ये क्या करता है? ये इसकी डायरेक्शन बताता है। यानी क्या बताता है बेटा? डायरेक्शन। और आपको पता है किसी भी वेक्टर में दो चीजें तो होती हैं, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। तो इस एरिया को हम क्या करते हैं? किसी भी एरिया को अगर वेक्टर में हमें उसको कंसीडर करना है तो उस एरिया के परपेंडिकुलर हम क्या लेते हैं? एक वेक्टर ले लेते हैं, और जिसमें उसकी जो लेंथ है वो उसके एरिया को कंसीडर करेगी, उसके एरिया को रिप्रेजेंट करेगी। और नॉर्मली ऑलवेज नॉर्मली इसकी डायरेक्शन होगी। यानी सपोज करिए अगर हम बात करें इसकी, यहाँ पे देखो बेटा, हम यहाँ पे क्या करते हैं? छोटा सा एरिया कंसीडर कर लेते हैं, जिसको हम यहाँ बोल देते हैं आपका डी ए। अब देखो, ये जो आपका कंप्लीट एरिया है ए, इसके ऊपर हमने एक छोटा सा एरिया, कैसा भी हो सकता है आपका, उसको हमने कंसीडर किया, जिसको हमने क्या किया? डी ए। तो इसको बोलते हैं एरिया एलिमेंट। यानी इस एरिया का एक छोटा सा एलिमेंट, तो इसको क्या बोलेंगे? एरिया एलिमेंट। अब इस एरिया एलिमेंट को हमें क्या बनाना है? एरिया वेक्टर। तो इसके परपेंडिकुलर हम यहाँ पे क्या लेंगे? एक वेक्टर लेंगे, और ये जो डी है, जितना ये डी होगा उतनी ही इसको लेंथ लेंगे। और ये क्या होगा? नॉर्मली, इसलिए हम क्या करेंगे? इसकी जो डायरेक्शन है उसको किससे दिखाएंगे? यूनिट वेक्टर एन। एन मीन चलिए नॉर्मल, यानी ये जो डी होगा ये क्या होगा बेटा? नॉर्मली। और ये होगा क्या? कौन होगा बेटा? देखो, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? डी है। क्या उसकी डायरेक्शन क्या है? नॉर्मली एन। ओके, और ये बन गया आपका वेक्टर डी है। देखो, कोई भी जो वेक्टर होता है, जैसे वेक्टर डी है, तो इसका मैग्नीट्यूड होगा और इसमें मल्टीप्लाई किसकी होगी? डायरेक्शन की। तो ये डायरेक्शन है और ये क्या है? मैग्नीट्यूड। तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड का क्या बन गया? एरिया वेक्टर। तो ये जो एरिया वेक्टर है वो क्या होता है? किसी भी एरिया का एरिया वेक्टर जो है उसके सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, और उसकी जो लेंथ है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? आपके मैग्नीट्यूड को। और इसका जो हेड है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? इसके आपकी डायरेक्शन को। और ये क्या होता है? ऑलवेज नॉर्मल होता है। जैसे समझ करिए ये मेरा हाथ है, अब इस हैंड को मुझे एरिया वेक्टर में कंसीडर करना है, तो क्या करेंगे? ये मार्कर ले, मार्कर का जो ये आपका ब्लू वाला पार्ट है, ये क्या हो गया? हेड हो गया, ये क्या होगी? टेल होगी। तो इसके क्या होना है? परपेंडिकुलर। तो यानी इस एरिया को ये जो वेक्टर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं इसको ऐसे करूँ, देखो ऐसा हो गया, इसको ऐसे करूँ ऐसे, यानी इसको जो है हमेशा इसके क्या है? परपेंडिकुलर ही रहना है। ओके, तो ये होता है आपका एरिया वेक्टर। तो कैसे लिखेंगे? ध्यान से देखें, द एरिया वेक्टर डिस्क्राइब द वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर
टू द प्लेन ऑफ द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। तो ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, जैसे हमारी उंगली है, आगे से उंगली को अगर हम यहाँ से काटते हो सामने जो आपको दिखाई देता है ये वाला पार्ट, ये क्या क्रॉस सेक्शन है। अब इसलिए जो एरिया होगा इसको रिप्रेजेंट करता है एरिया वेक्टर में, तो इसके परपेंडिकुलर होगा। अब जो ये अगर ये हमारी जो पाम है बेटा, हमारी हथेली है, इस पर हमने एरिया एलिमेंट ले लिया, अब हम इसको रिप्रेजेंट करें एरिया वेक्टर में, तो इसके परपेंडिकुलर होगा। तो यानी ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है इसके परपेंडिकुलर जो होता है उसको कह देते हैं हम एरिया वेक्टर। इट्स मैग्नीट्यूड इज द वैल्यू ऑफ द एरिया। तो इसकी जो मैग्नीट्यूड होता है वेक्टर का, ये क्या होता है, वैल्यू ऑफ द एरिया, एंड इट्स डायरेक्शन इज नॉर्मल टू द प्लेन। ये क्या होता है, नॉर्मल टू द प्लेन। अब देखिए, सपोज करिए ये 10 मीटर स्क्वायर है। अब देखो मीटर स्क्वायर को कहां से वेक्टर में करें भाई, ये लाइन कैसे बनाई, तो कैसे होगा, देखिए DA इक्वल 10 मीटर स्क्वायर। अब हमें से एरिया वेक्टर मिलेगा, तो जितना बड़ा ये ए होगा उतनी बड़ी ये क्या हो जाएगी, आपकी ये लाइन हो जाएगी, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। अब हम यहाँ कंसीडर कर लीजिए, अब देखो 2 मीटर स्क्वायर इक्वल 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे क्या बेटा 10 मीटर स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। तो यानी ये जो लाइन है यहाँ से लेके आते तो ये लाइन है, ये कितनी लेंगे हम यहाँ पे 5 सेंटीमीटर लेंगे। अब सपोज तो ये एरिया का 20 मीटर स्क्वायर हो जाता तो ये 10 सेंटीमीटर होगी। ऐसे आप कंसीडर कर सकते हैं किसी भी एरिया को एरिया वेक्टर में। और ये जो एरिया वेक्टर है ये बहुत काम आने वाला है आपका। अब कहीं भी देखें, अगर मान लीजिए सपोज करिए हम ये वाला हमारे पास कोई एरिया है, अब इस एरिया को हमें वेक्टर बनाना है, तो क्या होगा, ये होगा यहाँ पर बेटा वेक्टर DA। अगर इसको हमने एरिया एलिमेंट DA लिया तो यहाँ पर DA लिखेंगे, अगर इसको बेटा हमने यहाँ पर A लिया तो इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे वेक्टर A लिखेंगे, और अगर इसको हमने S लिया तो इसको वेक्टर S लिखेंगे। ठीक है, यानी जिस भी वेक्टर को हमें रिप्रेजेंट करना है, जिस एरिया एलिमेंट को हमें रिप्रेजेंट करना है वेक्टर में, उसी को हम वेक्टर में लिख देंगे, उसी को हम क्या करेंगे, वेक्टर का साइन लगा देंगे, और ये ऑलवेज क्या होता है, नॉर्मल टू द सरफेस होता है। ओके, तो एरिया वेक्टर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने देख लिया जो कि आपके बहुत काम आने वाला है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं, वेरी वेरी स्पेशल टॉपिक, जी हाँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो देखिए ये रहा बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये बच्चों इस चैप्टर का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, देखिए आपको पता ही है कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का गोस्ट थ्योरम। जी हाँ, गोस्ट थ्योरम इस चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है और आपके बोर्ड्स के लिए बोल रहा है। लेकिन अगर आपको गोस्ट थ्योरम को सीखना है तो उससे पहले आपको सीखना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स आता है तभी आप गोस्ट थ्योरम कर पाएंगे, जो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको कराने जा रहे हैं। तो उससे पहले आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या बेटा, देखिए किसी भी एरिया से, देखिए कोई भी एरिया है और किसी भी एरिया से, ध्यान से सुन रहे, किसी भी एरिया से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नॉर्मली पास होगी, सपोज यहां देखिए ये हमारे पास कोई एरिया है, सपोज करिए ये जो एरिया है हमारे पास, इसको हमने डेल्टा एस, यानी ये जो एरिया है, यानी ये एरिया एलिमेंट जो है वो क्या हो गया, डेल्टा एस हो गया। क्लियर, क्या हो गया, डेल्टा एस। और इससे नॉर्मली जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएगी, देखिए 1 2 3 4 हमने यहाँ पे कितने रिप्रेजेंट की है, 4। तो नॉर्मली जितनी भी से पास होगी उनके नंबर्स को ही हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी किसी भी एरिया एलिमेंट से जितनी भी नॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी उनके नंबर्स को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो देखिए बेटा, तो क्या कहते हैं उसको, देखिए जितनी भी लाइन, जी हाँ जितनी भी लाइन पास हो रही है उनके नंबर्स को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर इनके नंबर्स हम बढ़ा देंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बढ़ जाएगा। इनके नंबर्स को कम कर देंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कम होगा। ओके, तो देखिए ध्यान से जरा, जो मैंने यहां कहा वही आप लिखेंगे। और क्या लिखेंगे, देखिए द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए गिवन एरिया इज ए मेजर ऑफ द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली। तो देखिए ये जो नॉर्मली वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी पासिंग कैसे होनी चाहिए, नॉर्मली थ्रू दैट एरिया, तो उसे हम कहते हैं आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब यहां देखिए, अगर हम बात करें, देखो ये एरिया है आपका ds, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा, जी हाँ क्या, इसका एरिया वेक्टर। और अभी भी बात हम कर रहे थे किसकी, एरिया वेक्टर की।
तो जो एरिया वेक्टर होता है वो क्या होता है बेटा, नॉर्मली होगा कि नहीं होगा। तो ये डेल्टा एस और इसके ऊपर क्या लगाया हमने, वेक्टर। तो ये जो आपका एरिया एलिमेंट है डीएस, इसका एरिया वेक्टर इसके नॉर्मली होगा कि नहीं होगा। और आप देख रहे हो कि ई और डीएस दोनों क्या हो गए, पैरेलल हो गए कि नहीं हो गए, यानी ई और डीएस क्या हो गए, पैरेलल हुए कि नहीं हुए। तो इनके बीच जो एंगल होगा इस कंडीशन में जो थीटा होगा वो 0 डिग्री होगा कि नहीं होगा। अगर ये वाली कंडीशन है, ठीक है, यानी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नॉर्मली पास हो रही है, तब आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैथमेटिकली कितना होता है, तब इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैथमेटिकली कितना होता है। तो देखिए जरा, तो देखिए बेटा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मली पास होती है किसी एरिया से, तो मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है। तो देखिए, इफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई पासिंग नॉर्मली थ्रू एन एरिया एलिमेंट, एरिया एलिमेंट मींस यानी पूरे एरिया का एक जो छोटा सा पार्ट हम लेते हैं उसको कहते हैं एरिया एलिमेंट। तो जब तक इसके ऊपर वेक्टर नहीं लगाओगे तब तक इसको एरिया एलिमेंट बोलेंगे। जैसे आप इसके ऊपर वेक्टर लगा दोगे यही आपका एरिया वेक्टर बन जाएगा। तो एरिया एलिमेंट डेल्टा एस, ये क्या बेटा, डेल्टा एस, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स में बी क्या होगा कि यानी अगर ई पास हो रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ओके, और कैसे पास हो रहा है, नॉर्मली, और किससे पास हो रहा है, डेल्टा एस से। तो मैथमेटिकली जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, सबसे पहले तो देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, फाई से करते हैं, यानी आपको जीरो बनानी है, जीरो का पेट फाड़ देना है। तो ये क्या बन गया बेटा, फाई, इसके साथ क्या करना बेटा, डेल्टा, और यहां पे क्या लिखते हैं, ई। तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेल्टा फाई ई इक्वल क्या होगा आपका ई इंटू डेल्टा एस। तो ये वाला फॉर्मूला इक्वेशन 1 हो गई आपके पास। तो ये वाला फॉर्मूला कब होता है बेटा, जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स कब होगा, जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नॉर्मली पास हो रही है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मली पास हो रहा है किसे, एरिया एलिमेंट से, तब ये वाला आपका फॉर्मूला होता है। लेकिन क्या हर बार ऐसा होगा, अगर ऐसा नहीं है तो क्या होगा। तो जरा ध्यान से देखिए बेटा, अगर इसके जगह ये हो जाए कि देखिए हमारा ये रहा आपका एरिया एलिमेंट डेल्टा एस, क्लियर। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है बेटा वो नॉर्मली पास नहीं हो रही है, नॉर्मली पास नहीं हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अब नॉर्मली पास नहीं हो रही है। अब देखिए एरिया वेक्टर क्या होगा, एरिया वेक्टर वही था जहां पहले है डेल्टा एस। व्हाई, बिकॉज एरिया वेक्टर को तो ऑलवेज परपेंडिकुलर होना है, अगर सरफेस ऐसा जाएगा ऐसे उसी तरह ही जाएगा आपका। अब ये जहां पर पहले था वही है, इसको डेल्टा एस को वही रहेगा, और ई कहां चला गया बेटा आपका, यहां चलेगा। तो अब यहां पे मान लीजिए एंगल थीटा है, यानी ई के और डेल्टा एस के बीच एंगल क्या है, थीटा है। और आपको पता है, देखिए ध्यान से, ये आपके पास डेल्टा एस हो गया और ये आपके पास ई हो गया और यहां पर एंगल हो गया थीटा, और ई क्या है, एक वेक्टर, और किसी भी वेक्टर के दो क्या होते हैं बेटा, कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टली और एक वर्टिकली, यानी ये जो ई है इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक ये होगा एक ये होगा, जिसके साथ एंगल बना होता है वो होता है ई cos थीटा, दूसरे वाला होगा ई sin थीटा। अब ये जो डेल्टा एस है, यहां देखिए जहां डेल्टा एस है वहां पे क्या था, ई था, यहां पे जहां डेल्टा एस वहां पे अब क्या है, ई cos थीटा, यानी यहां पर जो होगा आपका इसकी डायरेक्शन में जो होगा वो होगा ई cos थीटा। और जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है आपका कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू द नॉर्मली, जो नॉर्मली आपका इलेक्ट्रिक फील्ड पास होता है, ओके, उसकी मल्टीप्लाई होता है। तो इस कंडीशन में ये फिगर बनाएंगे, और इस कंडीशन में क्या लिखेंगे अब आप लिखिए, यहां से देखें, इफ
देखिए बच्चों, अगर हम ये कहें कि वेक्टर ई और वेक्टर डीएस, ध्यान से देखिए, वेक्टर ई और वेक्टर डीएस के बीच एंगल थीटा हो, यहां पर तो एंगल 0 था। अगर इन दोनों के बीच एंगल थीटा हो तो ये जो आपका ई है, जैसे मैंने अभी बताया आपको ई, इसके दो कंपोनेंट हो गए, ई कोस थीटा और ई साइन थीटा। तो जो ई कोस थीटा है वो कहां है, जहां पर डेल्टा एस है, यानी जहां एरिया वेक्टर है वहीं पर ई कोस थीटा है। और यहां ध्यान से देखिए, जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो क्या होता है, वो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो डेल्टा यानी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में दोनों के मैग्नीट्यूड की मल्टीप्लाई होता है। तो अब क्या करते हैं, इफ एरिया वेक्टर डेल्टा एस मेक्स एन एंगल थीटा विद द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड से एंगल कितना बनाया इसने, यहाँ पे थीटा बनाया। तब क्या बना है कि देखिए, ये जो डेल्टा एस है, अब इसकी डायरेक्शन में कौन है, ई कोस थीटा। तो जहां पर ई था वहां पे क्या चलेगा, ई कोस थीटा। जहां डेल्टा एस है वहां पे क्या है, डेल्टा एस। तो अब क्या करें, डेल्टा एस को पहले लिख दे तो क्या बन गया, ई डेल्टा एस कोस थीटा। तो यानी ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन आपकी हो गई आपकी कि डेल्टा फाई ई रियली में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई डेल्टा एस कोस थीटा। और अगर इसे वेक्टर में लिखे तो जब भी कोस थीटा को आप रिमूव करोगे तो कोस थीटा, जैसे आपको पता है ए डॉट बी इक्वल ए बी कोस थीटा, तो जैसे ही कोस थीटा हटता है तो वापस वेक्टर आ जाता है। यानी देखिए, डेल्टा फाइव इज इक्वल ई डॉट डेल्टा एस, ई डॉट डेल्टा एस। और इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, डी फाइव ई इज इक्वल ई डॉट डी ए। यानी कैलकुलेशन हम कैसे लिख सकते हैं इसको बेटा, डी फाइव ई इज इक्वल ई डॉट डी ए। जो डेल्टा काम करता है वो यहाँ पे काम क्या करेगा, आपका डी काम करेगा। और यहाँ पे आप देख रहे हो बीच में क्या है, आपका डॉट प्रोडक्ट है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो होता है वही होता है किसी भी एरिया एलिमेंट से जाने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स is the equal dot product of vector E and vector dA, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। यहां पर आपने dA दिया, इसको आप चाहे ds भी लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी। यानी आपने अगर एरिया एलिमेंट को A दिया हुआ है तो A लिखिए, अगर S दिया है तो S लिखिए। तो इसलिए बेटा आपके दो इंपॉर्टेंट टॉपिक एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फ्लक्स कंप्लीट हो चुके हैं। और इन दोनों का ही अब यूज होने जा रहा है आपका गॉस थ्योरम में। तो नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी गॉस थ्योरम की, बिल्कुल सब काम छोड़ के आप बेटा सिर्फ वीडियो को देखना। गॉस थ्योरम की एक इंपॉर्टेंट वीडियो जो समझ लिए आपको 2 या 3 मार्क्स आपको बोर्ड में देने जा रही है, तो उसको जरूर देखें हमारी अगली वीडियो गॉस थ्योरम। ओके, अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको शेयर करना ना भूले। ओके, थैंक यू वेरी मच।